दोस्तों यूपीएससी मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 एक काफी बैलेंस्ड पेपर है। बैलेंस से मेरा मतलब है कि ना तो ये जीएस पेपर 3 की तरह जहां पर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर करंट अफेयर्स से बन जाता है, ना ही ये जीएस पेपर 4 या जीएस पेपर 1 की तरह है जहां पर ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं। बैलेंस ये है कि यहां पर लगभग इक्वल वेटेज है स्टैटिक और डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स का। अब जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, तो ये कंप्लीटली जो आप देख रहे हैं ये जीएस पेपर 2 का ही सिलेबस है जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में रिलीज करती है। जब आप इस सिलेबस में बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर बताया गया है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। ये है आपका कंप्लीटली आईआर का सेक्शन। बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest or Indian diaspora, and then important international institutions, agencies, fora, their structure and mandate। तो कुल मिलाकर 4 बड़ी ब्रॉड थीम्स हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगी व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आईआर के सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस समय जो डायनेमिक्स चल रहे हैं इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ उसी पर पूछे जाते हैं। तो ये एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सेगमेंट होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ऑल्टरनेट चल रहा है वो हिसाब कि 5 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर 4 क्वेश्चन पूछ लिए आईआर के, देन अगेन 5, फिर 4 हो गए, फिर 5, फिर 4 हो गए। तो मतलब फ्लक्चुएट करता है 4 to 5 क्वेश्चंस। अब ये 4 to 5 क्वेश्चंस जो आपसे आईआर के पूछे जा रहे हैं इनका ओवरऑल वेटेज कितना है। सो अगर वो 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आईआर के तो वेटेज जो है वो 50 मार्क्स है। सो ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि लगभग 50 से 60 65 नंबर तक का जो आपका जीएस पेपर 2 का सेगमेंट आएगा वो इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा आईआर। एंड सिंस ये डायनेमिक है, सिंस ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी तो ये कि आप जितनी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप इवॉल्व कर रहे हैं, जितनी ग्रुपिंग्स का हिस्सा इंडिया है, आप उन सबको इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आपके पास एक टेम्पलेट हो, टेम्पलेट मतलब आपको पहले से ही पता हो कि कौन कौन से ऐसे इवॉल्विंग एरियाज हैं जिन एरियाज से रिलेटेड इंडिया और किसी और कंट्री या ग्रुपिंग के बीच के रिलेशनशिप को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए कितना बेटर हो जाएगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में टेम्पलेट अवेलेबल है। मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसका क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, यहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ ये टेम्पलेट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू इट, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे पहले से ही पता है कि भाई कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिन पिलर्स के बेसिस पर इंडिया और किसी और कंट्री या किसी ग्रुपिंग के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन किया जा सकता है, आंसर को इलैबोरेट किया जा सकता है, तो मेरे लिए वो काफी आसान बन जाता है। यहां पर मैं आपको वही समझाने वाला हूं कि कैसे आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं और अपने आईआर के आंसर्स को इनरिचिंग बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं दो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप की या इंडिया और किसी ग्रुपिंग के बीच के रिलेशनशिप की, वो रिलेशनशिप जो है वो कुछ डायनेमिक्स पर बेस्ड है, जिसमें एक डायनेमिक होता है कल्चरल, दूसरा होता है इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल एंगल, चौथा है स्ट्रैटेजिक, पांचवा होता है आपका सिक्योरिटी। हालांकि जब हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी का डायमेंशन इम्प्लिसिटली ऐड हो जाता है, बट अलग से अगर आपको ऐड करना है तो सिक्योरिटी, देन P2P, P2P मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जैसे डायस्पोरा होता है हमारा, देन कनेक्टिविटी एंड देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो एक आर्टिकल आया जिस आर्टिकल में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच के रिलेशनशिप और बदलते हुए डायनेमिक्स उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हम
दोनों देश अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं। वहां पर कंबाइंड टास्क फोर्स के बारे में मेंशन किया गया था। कंबाइंड टास्क फोर्स मतलब जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर वेस्ट एशिया की, अरेबियन सी वाला जो जोन है, पर्शियन गल्फ के आसपास, इन रीजन्स में पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ अदन हो गया, यहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको मेंटेन करना, यहां पर जो पायरेसी है, आतंकवाद की वजह से जो यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हैम्पर होती है, उसको खत्म करवाना। तो इस पूरे के पूरे एरिया को शिपिंग के लिए सेफ और सिक्योर बनाना वो कंबाइंड टास्क फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंबाइंड टास्क फोर्स को इस बार लीड कर रहा है न्यूजीलैंड। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर एक स्ट्रेटेजिक, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ जाता है। तो आप एक डायमेंशन ओपन अप कर सकते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप पिलर्स पर बेस्ड होते हैं। हम जब आईआर का आंसर लिख रहे हैं, हमें इन्हीं पिलर्स को डिस्कस करना होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस वजह से दो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप, दैट इज इंडिया एंड द अदर कंट्री, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है, वो रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हो रहे हैं। और जब आप सजेशन प्रपोज करेंगे तो सजेशन में भी आप इन्हीं बातों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी वजह से टेम्पलेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके लिए एक डायरेक्टिव का काम करेगा, मतलब आपको पता होगा कि एक के बाद दूसरा पॉइंट मुझे किस डायरेक्शन में लिखना है, किस डायनेमिक को ओपन अप करना है, किस पिलर को मुझे ओपन अप करना है। जैसे जब आप कल्चरल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो कल्चरल रिलेशनशिप में आप एजुकेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखोगे तो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़े डिटीरियोरेट हो रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली ये भी बताया जा रहा है कि यूएसए ने जो नए स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने जा रहे थे, उनके वीजा की डेट जो है वो कुछ टाइम के लिए डिफर कर दिया, मतलब जो वीजा इंटरव्यूज होते थे वो अभी नहीं होंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, ये एजुकेशन सेगमेंट हाईलाइट किया जा सकता है एज अ चैलेंज। सिमिलरली ट्रेनिंग हो गया, या फिर योगा है, स्पोर्ट्स है, मीडिया है, आप इन सब डायमेंशंस को ओपन अप कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू कल्चरल सेगमेंट, व्हेन इट कम्स टू दिस पिलर दैट इज कल्चर। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक। अगर मैं आज के तारीख में बात करता हूं, मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज की बात करता हूं, आज के डेट में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिसके बेसिस पर कंट्रीज के रिलेशनशिप इनहेंस होते हैं, इंप्रूव होते हैं, उसमें एक है इकोनॉमिक और दूसरा एंगल होता है स्ट्रैटेजिक एंगल। स्ट्रैटेजिक, अगेन स्ट्रैटेजिक बेसिकली इंप्लाइज डिफेंस रिलेशनशिप। इट प्राइमरीली इंप्लाइज कि कैसे दो कंट्रीज अपने इंटरनेशनल विजन में, अपनी पॉलिसीज में एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, कैसे वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, वो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाता है। तो इकोनॉमिक की जब आप बात करोगे, यहां पर आप ट्रेड की बात कर सकते हो, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए के इवॉल्विंग रिलेशनशिप, तो वहां पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है वो और इनहेंस हुए हैं। यूएसए चाहता है कि वो इंडिया को और डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट करे। तो आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है इनकी बात कर सकते हो। इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहां पर हम अपनी ट्रेड या फिर कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, तो आप वो सारे पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हो। पॉलिटिकल एंगल की अगर मैं बात करता हूं, डेमोक्रेसीज के जो आपस के रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके बेहतर ही होते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों कंट्रीज में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बट एक कंट्री डेमोक्रेसी हो और दूसरी ऑटोक्रेटिक हो, वहां पर एक अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही है, तो फिर कंट्रीज के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट हो जाते हैं। आप देख लीजिए, जब तक बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तब तक हमारे बांग्लादेश के रिलेशनशिप काफी बेटर थे। आज की तारीख में वहां पर इंस्टेबिलिटी है, आज की तारीख में वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है जिसके ऊपर काफी हद तक एक इंप्रेशन है वहां की आर्मी का इस टाइम। तो वहां पर वो रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं वो डिटीरियोरेट होंगे। तो जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस जिस पर रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं, ऐसे ही
पॉजिटिव इमेज ऑफ लीडर्स, अगर लीडर्स की आपस में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होती है तो अल्टीमेटली कंट्री के रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं और इंप्रूव हो जाते हैं। इसके बाद आप स्ट्रैटेजिक एंगल की बात कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक एंगल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक का मतलब यह है कि इंटरनेशनल विजन जो है उसमें ओवरलैपिंग होगी। जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वहां पर आप जो आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज में डिसीजन मेकिंग करते हुए आप कोशिश करेंगे कि आप उसका भी इनपुट ले लें। वो कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे 2+2 डायलॉग हो गया। अब 2+2 डायलॉग में इंडिया और जो सामने वाली कंट्री होती है उसके दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, वो आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कैसे हम रिलेशनशिप को और इनहेंस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में काम किया जाता है, उस डायरेक्शन में डिस्कशन होता है। ऐसे एक क्वाड ग्रुपिंग का पर्पस है साउथ चाइना सी का जो रीजन है, इंडो पैसिफिक का रीजन, वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वो इंश्योर की जा सके। जो चाइना का बढ़ता दबदबा है उस रीजन में, उस क्षेत्र में, हम उसको कम कर सके, कहीं ना कहीं उसे काउंटर कर सके। तो वहां पर हम जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। एंड इनफैक्ट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप इंडिया और किसी और कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक एंगल, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े पिलर्स हैं जो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को इनहेंस करते हैं, जो इंप्रूव करते हैं। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एंगल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का, जहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशनशिप की बात की गई थी। अब कंबाइंड टास्क फोर्स 150, अगर उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी देगा इंडिया की नेवी और न्यूजीलैंड की नेवी को आपस में कोलैबोरेट करने की, वो इनहेंस करेगा सिक्योरिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप सिक्योरिटी एस्पेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी। सिक्योरिटी तो एनर्जी सेक्टर में भी हो सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज है, इंडिया बहुत हद तक उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी गैस रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहां पर वो एंगल भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एनर्जी और मिनरल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। जैसे साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर आपको क्रिटिकल एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आपने लिथियम माइंस अर्जेंटीना में जाके एक्वायर की है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप एनर्जी और मिनरल सिक्योरिटी वो एंगल लेकर आ सकते हैं। सिमिलरली डिफेंस की हमने बात कर ली है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज की आप बात कर सकते हैं। नाउ मैं सिर्फ आपको पिलर्स बता दूं, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप की बात होती है तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव टोन में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं दैट बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर डिफेंस। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हुआ करता था आज से 15-20 साल पहले, वो बांग्लादेश से हुआ करता था। तो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन वो बांग्लादेश का इस्तेमाल किया करते थे इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करने के लिए, और भागकर फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाते थे, वहां छुप जाते थे। तो आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की, तो बांग्लादेश हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसकी बात कर सकते हैं। सिमिलरली मैरीटाइम और डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी मैंने आपसे बात की है कंबाइंड टास्क फोर्स की, वो आ जाएगा। टेररिज्म, आतंकवाद, भारत और पाकिस्तान के अगर संबंधों की बात होती है तो वहां पर आप इस बात को हाईलाइट करेंगे कि इंडिया ने क्लियरली ये कहा है टेररिज्म और रिलेशनशिप एक साथ नहीं चल सकते। तो आप टेररिज्म को खत्म कीजिए, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएंगे। आप जब बात कर रहे हैं सार्क की, अगर वो कहते हैं सार्क एक फेलियर है, सार्क इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो वहां से बार बार आतंकवाद इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट किया जाता है, इस वजह से सार्क फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप वो बातें हाईलाइट कर सकते हैं। देन मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, जैसे रिसेंटली FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के ऊपर इनलिस्ट करवा पाए, तो यहाँ पर वो बात आ सकती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ये सिक्योरिटी में आ जाएंगे। तो सिक्योरिटी को केवल कन्वेंशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत एनालाइज कीजिएगा, वहां पर डाइवर्सिफाई कीजिएगा पॉइंट्स को। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, डिफेंस भी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, मैरीटाइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
ये आपकी हेल्प करने के लिए, जिससे आप अपने आंसर को डाइवर्सिफाई बना पाए, आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ऐड कर पाए। क्योंकि जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है तो वहां पर क्लियरली हम ये बोलते हैं कि जो आप आंसर लिख रहे हैं उसको 7 मिनट में, 7.5 मिनट में तो आपको लिखना ही, 7 मिनट्स में आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखिए। अगर वो 10 मार्क का आंसर है तो 5 पॉइंट्स लिखिए, और इन 5 पॉइंट्स में कम से कम 3 डायमेंशन ओपन अप कर दीजिए। 3 डायमेंशन दैट यू हैव टू ओपन अप, हम ये बात करते हैं। 7 मिनट, 5 पॉइंट, एटलीस्ट 3 डायमेंशन, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, वो कंप्लीट हो जाए। फिर पी टू पी, पीपल टू पीपल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज है उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप इनहेंस होने और इंप्रूव होना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे इंडियन डायस्पोरा ने, जो दुबई जैसी जगह काफी हाई पोजीशंस पर हैं। इनफैक्ट पॉपुलेशन में अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखोगे वो भी काफी ज्यादा है। तो ये हेल्प करते हैं हमारी एक पॉजिटिव इमेज वहां कैरी करने में, ये हेल्प करते हैं कि इंडिया और वेस्ट एशिया की तरफ जो कंट्रीज पड़ रही है उनके रिलेशनशिप को और इनहेंस करने में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, टूरिज्म को हाईलाइट कर सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, Indian citizens or people of Indian origin that are residing in these countries, they are a very important aspect of these countries, they are a very important aspect of their culture। तो वहां पर आप people to people contact को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जिस भी आंसर में इनमें से जिस भी पिलर का स्कोप आपको दिख रहा है आप उसे इलेबोरेट कीजिए, एंड देन सी योर आंसर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते, सर कैसे इलेबोरेट करें, पॉइंट्स तो है नहीं। अल्टीमेटली ये आपको बिना आंसर आते हुए, बिना क्वेश्चन का आंसर आते हुए पॉइंट्स दिला देगा। देन कनेक्टिविटी, इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप और बेटर कैसे हो सकते हैं अगर हम आसियान के साथ अपनी कनेक्टिविटी को एनहेंस कर दें। क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं। हम ट्राइलेटरल हाईवेज बना रहे हैं, जैसे रीटिडम हाईवे बनाया जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है? वी आर एम्फसाइजिंग ऑन कनेक्टिविटी। हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को और एनहेंस करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम ईरान के थ्रू, चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इसी बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जिसको लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका जो आंसर है उसमें 2 ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या कर रहा है? वो इंडिया की यूरोप के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको एनहेंस करता है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पर कनेक्टिविटी का पॉइंट आ जाएगा। यहां पर फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ आप डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। आप किसी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और इनहेंस हो जाए और इंप्रूव हो जाए। जैसे कुछ समय पहले जब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप काफी बेटर थे, अभी तो थोड़ा वो डिटीरियोरेट हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, उस समय हम बांग्लादेश को इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी एनहेंस कर रहे थे। अगेन एन इंपॉर्टेंट पिलर। एंड देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आप स्पेस की बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, इंडिया और यूएसए के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर मिशन चल रहा है, आप उसकी बात कर सकते हैं। एक्सियोम 4 मिशन चल रहा है जहां पर नासा हमारी हेल्प कर रहा है एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए, वो हो गया। हमारा चंद्रयान मिशन गया था, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें नासा के भी इक्विपमेंट है, आप उसकी बात कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पेस कोलैबोरेशन, स्पेस कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी की आप बात कर सकते हैं, जैसे इजराइल है, रशिया है, उनके साथ हमने को डेवलपमेंट किया है, टेक्नोलॉजीज जो है वो मिलकर डेवलप की है। तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर आपको ऐसे टेम्पलेट के बारे में पता है तो आपके दिमाग में पहले से ही पॉइंट्स है, आपको पता है जो मुझे आंसर लिखना है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे कल्चरल डायमेंशन हाईलाइट करनी है, मुझे इकोनॉमिक डायमेंशन हाईलाइट करनी है, मुझे पॉलिटिकल डायमेंशन हाईलाइट करनी है, मुझे स्ट्रेटेजिक डायमेंशन हाईलाइट करनी है, मुझे सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ये हाईलाइट करना है। अब अगर आपने इसमें से 3 से 4 डायमेंशन भी ओपन अप कर दी, यू हैव रिटन अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। 150 वर्ड्स की अगर बात करता हूँ, अगर 250 वर्ड्स का आंसर हो, आप 6 से 7 डायमेंशन ओपन अप कर दो, 8 डायमेंशन ओपन अप कर दो। और डायमेंशन को ओपन अप भी कैसे करना है उसके लिए भी ये पॉइंट्स है। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। अब इससे ज्यादा आपको क्या करना होता है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स कोट करने होते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, एक्सियोम 4 मिशन, मैंने सेमीकंडक्टर मिशन की बात की। अगर मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इजराइल के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर हम मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप की है।
दैट इज टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इन डिफेंस सेक्टर। तो उस तरीके से आप इन्हें ओपन अप कर सकते हैं डायमेंशंस को। यही मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपके लिए है, आराम से इसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, इन डायमेंशंस को अपने दिमाग में रखो और उसके बाद आईआर का आंसर लिखो। अगर 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजीली 35 से 40 नंबर स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आईआर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस में से हैं। आपको पता है कि पूरे साल कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर बातचीत हुई है। फोकस ऑन देम एंड देन सी यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल व्हेन इट कम्स टू आईआर। पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और हाँ, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे द हिंदू की क्लास, 12 बजे पॉलिटी की क्लास। तो इन दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी जो है उसको और इम्प्रूव कीजिए और इनहेंस कीजिए। और ये नंबर है, किसी भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं हमारे, आप इस नंबर पर एक कॉल कर सकते हैं। बैचेस नए शुरू हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। फाउंडेशन बैच अभी शुरू हुआ है, तो फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करता हूं तो फाउंडेशन बैच जो है वो अभी शुरू हुआ है आपका, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। पीएसआईआर का बैच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ मेंटोरशिप का बैच है, आप इस मेंटोरशिप के बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, आप कौन से बैच में जुड़ना चाहते हैं। बैचेस में इनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा या फिर आप हमारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूपीएससी टॉपर्स हब, वहां पर जाइएगा। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको बैचेस जो है वो दिखाई दे जाएंगे। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ नीचे से गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया गया एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, यहाँ पर आप जाएंगे, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस जो है वो लाइन से मिल जाएंगे। जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं आप उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, दोबारा मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।